जिस अनस की आंखों में आम फलस्तीनी की हालत को देखकर आंसू आ जाते थे, रोने लगता था, वो लाइव प्रसारण के दौरान उसे हमास का आतंकवादी बताकर बेरहम आईडीएफ ने, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने मौत के घाट उतार दिया है। और सबसे बड़ी बात, इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि यह महज आगाज है। इस वक्त गजा पर संपूर्ण कब्जा करने के लिए नेतन्याहू ने कहा है कि वो बर्बरता की तमाम हदों को पार कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र चेतावनी दे रहा है, तमाम जो मानवीय संस्थाएं हैं वो कह रहे हैं कि इसे रोको, मगर इसराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है दोस्तों। मगर सबसे पहले मैं अनस की दास्तान आपको बताना चाहता हूं। अनस अल जजीरा के पत्रकार थे और आईडीएफ के यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस के एक हमले में अल जजीरा के 5 पत्रकार, सही सुना आपने, 5 पत्रकार मारे गए हैं। और इसके साथ जब से यह संघर्ष शुरू हुआ है उसके बाद से कम 272 पत्रकार इस्राइल मार चुका है, जिसमें फलस्तीन से 269 पत्रकार हैं। मैं आपको लम्हा दिखाना चाहता हूं जब अनस जिंदा थे। यह जो लाइव प्रसारण आप देखने वाले हैं, यह शायद 1 या 2 दिन पुराना लाइव प्रसारण था। अनस आम फलस्तीनी की जो दयनीय स्थिति है उसे अपने कैमरे में कैद कर रहे थे और वो अचानक रोने लगते हैं। देखिए वो नजारा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पत्रकार की आवाज को खामोश कर दिया है। من شدة الجوع ومن شدة الألم ومن شدة والآن ونحن نتحدث هذه العربة التي دخلت إلى مجمع الشفاء تحمل مصابين مجوعين أيضا। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब से संघर्ष शुरू हुआ है तब से कम 270 पत्रकार मार दिए गए हैं। इनमें से 269 फलस्तीनी हैं, 2 इस्राएली भी हैं और 3 लेबनान से हैं। मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूं जब उन 5 पत्रकारों का जनाजा निकल रहा होता है। आपकी स्क्रीन पर वो लम्हा जब 5 पत्रकारों का जनाजा निकल रहा होता है। मैं अब कुछ नहीं कहने वाला हूं दोस्तों, इस मंजर को आप खुद देखिए। لا انا معانا بالبدايه، انا ما فيش مجال، انا في البدايه محمد خلص خذوني. ما جرى مع هؤلاء الصحفيون عبارة عن جريمة إسرائيلية مركبة بحق الأسرة الصحفية، جريمة بحق الإنسانية، جريمة بحق الحرية، جريمة بحق الصحافة. هؤلاء الشباب وهؤلاء الصحفيون ما قتلوا وما عذبوا وما حرقوا وما اعتقلوا وما جرحوا إلا فقط لأنهم آثروا أن ينقلوا معاناة أبناء شعبهم من النساء والشيوخ والأطفال. نقلوا المجازر والنزوح وحالة المجاعة في قطاع غزة. يحاول الاحتلال من وراء هذه الجريمة كتم الكلمة وحرف الحقائق وتغييب الحقائق والتغطية على جرائمه في قطاع غزة. لكن نقولها نحن الصحفيون الفلسطينيون بالفم الملآن أنه لو قتل من الأسرة الصحفية بدلا من الصحفي 1000 صحفي سيجد الاحتلال في نهاية المطاف من ينقل عدوانه ويوثق جرائمه في قطاع غزة। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के जुल्म के खिलाफ अपना झंडा बुलंद किया है प्रियंका गांधी वाड्रा ने। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपनी भावनाओं का इजहार कुछ इन शब्दों में किया। बकौल प्रियंका गांधी वाड्रा, 5 अल जजीरा पत्रकारों की बेरहमी से की गई हत्या फलस्तीनी जमीन पर हुआ एक और घिनौना जुर्म है। सच के लिए खड़े होने वालों का हौसला, चाहे इस्राएली राज्य की हिंसा और नफरत कितनी भी हो, कभी टूट नहीं सकता। यानी कि साफ तौर पर यहां प्रियंका इस्राएली राज्य यानी बेंजामिन नेतन्याहू पर प्रहार कर रही हैं। वो आगे कहती हैं, जिस दौर में ज्यादातर मीडिया सत्ता और पैसे का गुलाम बन चुका है, इन बहादुर लोगों ने हमें असली पत्रकारिता की याद दिलाई है। ईश्वर उनकी रूह को सुकून दें। पत्रकारों के पास शब्द नहीं है,
क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए कि पत्रकारों के पास मशीन गन्स, हथियार नहीं होते हैं खुद को बचाने के लिए। जिस बेरहमी के साथ आईडीएफ ने इन्हें मार दिया ना, उन्हें लगभग जलाकर मार डाला है। सरल शब्दों में कहा जाए, अनस और अल जजीरा के 4 अन्य पत्रकारों को आईडीएफ ने जलाकर मार डाला। यानी कि बेरहमी की सभी हदों को, बर्बरता की सभी हदों को बेंजामिन नेतन्याहू और उनका आईडीएफ पार कर रहा है। हां, अनस एक वक्त हमास से जुड़े हुए थे, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं, हमास की आलोचना भी लगातार अनस करते रहे। यानी कि हमास भी उन्हें कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता था। और इस बारे में और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हमारे पास क्या क्या जानकारी मौजूद है, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। गाजा सिटी में इस्राएली हमले में मारे गए 7 लोगों में से 5 अल जजीरा पत्रकारों के अंतिम संस्कार हो रहे हैं। यह जानकारी अल जजीरा न्यूज चैनल ने दी है। इस्राएली सेना का कहना है कि उन्होंने 28 साल के संवाददाता अनस अल शरीफ को निशाना बनाया। आरोप है कि वो हमास में एक आतंकी सेल के मुखिया थे, लेकिन इस दावे के समर्थन में इस्राएल ने कोई सबूत नहीं पेश किए। यही होता है दोस्तों, इस्राएल लोगों को मार डालता है और जो दावे करता है उसको लेकर उसके पास कोई प्रमाण नहीं होते। बीबीसी की जांच से पता चला है कि एक जमाने में वो हमास से जुड़े हुए जरूर थे, मगर जैसे मैंने कहा, यह दावा बीबीसी का है। और इस बारे में हमें क्या जानकारी मिल रही है, इस पर गौर किया जाए। बीबीसी के मुताबिक शरीफ मौजूदा संघर्ष से पहले गजा में हमास की मीडिया टीम में काम कर चुके थे। हालांकि अपनी मौत से पहले सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट में उन्होंने हमास की आलोचना भी की थी। अल जजीरा ने इसे सोच समझकर की गई टारगेटेड हत्या और प्रेस की आजादी पर एक और खुला और पहले से तय हमला बताया। इस हमले में उनके साथी संवाददाता मोहम्मद कुरेकह, कैमरा ऑपरेटर इब्राहिम जाहिर, मोहम्मद नौफेल, माउमिन अलीवा और फ्रीलांस रिपोर्टर मोहम्मद अल खालदी भी मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने इन हत्याओं को अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है, जबकि कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक अक्टूबर 2023 में गजा में इसराइल के सैन्य अभियान शुरू होने के बाद से अब तक 186 पत्रकार मारे जा चुके हैं। इस्राएली सरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जिनमें बीबीसी भी शामिल है, वो गजा में जाकर स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग करने की अनुमति नहीं देती। इसीलिए कई मीडिया हाउस गजा में मौजूद स्थानीय पत्रकारों पर ही निर्भर हैं। जी हां, इस्राएल ना अल जजीरा को अनुमति देता है, ना बीबीसी को अनुमति देता है, और जो स्थानीय पत्रकार हैं उनकी तो जान पर बन ही आई है, जिससे आपको पता चलेगा कि हालात कितने गंभीर हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। और दूसरी तरफ नेतन्याहू जुल्म की तमाम हदों को पार कर रहे हैं। आपके स्क्रीन पर CNN की खबर, Netanyahu defends Gaza city takeover as UN warns of calamity and international condemnation grows। सरल शब्दों में कहा जाए, गजा शहर पर संपूर्ण कब्जा करना चाहते हैं नेतन्याहू, और वो तमाम हदों को पार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र उनकी आलोचना कर रहा है, मानवीय संगठन उनकी आलोचना कर रहे हैं, मगर इस शख्स पर कोई असर नहीं पड़ रहा। यह शख्स कह रहा है कि मैं जो कार्यक्रम कर रहा हूं उसे लगातार जारी रखूंगा, चाहे जितनी भी जानें चली जाएं। इस बारे में CNN क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा सिटी पर अपनी प्रस्तावित सैन्य कब्जे की योजना का बचाव किया है, जबकि इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी निंदा और गुस्सा बढ़ गया है। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने रविवार को चेतावनी दी कि ये कदम पहले से जूझ रहे और भूख से तड़प रहे इस इलाके के लिए एक और बड़ी तबाही साबित होगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी मौजूद था, नेतन्याहू ने कहा कि गाजा का नियंत्रण लेने का यह विवादास्पद ऑपरेशन, जो कभी गाजा का सबसे बड़ा शहर था और जिस पर अंदर और बाहर दोनों ओर से जबरदस्त विरोध है, युद्ध को खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। उन्होंने कहा, झूठे दावों के उलट
यह युद्ध खत्म करने का सबसे अच्छा और सबसे तेज तरीका है। यह तरीका है जिससे हम युद्ध को खत्म करेंगे। अब हो क्या रहा है दोस्तों कि नेतन्याहू को लगता है कि हमास के कब्जे में जो इस्राएली बंधक हैं, इसके जरिए हम उन्हें रिहा करा लेंगे। मगर जिनके रिश्तेदार तेल अवीव में इंतजार कर रहे हैं अपने रिश्तेदारों का, जो हमास के कब्जे में हैं, वो जानते हैं कि अगर हमला हुआ तो जो 50 से 60 इस्राएली इस वक्त हमास के कब्जे में सब मारे जाएंगे, क्योंकि इस्राएल ताबड़तोड़ हमला करेगा और हो सकता है गुस्से में हमास कुछ बंधकों को मौत के घाट भी उतार दे। लिहाजा इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ तेल अवीव में जबरदस्त प्रदर्शन चल रहा है। और याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया कि पिछले 1 साल से यह प्रदर्शन परवान चढ़ रहे हैं। इन्हीं प्रदर्शनों से ध्यान भटकाने के लिए नेतन्याहू इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जनता उनके खिलाफ सड़कों पर है। And we will end with a direct message to Prime Minister Benjamin Netanyahu. If you invade parts of Gaza and the hostages are murdered, we will pursue you in the town squares, in election campaigns, and at every time and place. सबसे बड़ी बात, कैबिनेट ने इस्राएली प्रधानमंत्री की इस नापाक योजना को मंजूरी दे दी है और संयुक्त राष्ट्र इसकी कड़ी आलोचना कर रहा है, मगर इस्राएल की कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है। दोस्तों, खबर आपकी स्क्रीन पर। शुक्रवार तड़के इस्राएल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने गाजा सिटी पर कब्जा करने की योजना को मंजूरी दे दी। उनका कहना है कि यह कदम हमास को खत्म करने और गाजा में बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने के मकसद का हिस्सा है। लेकिन इस फैसले से यह डर भी बढ़ गया है कि लड़ाई और तेज होने से बंधकों की जान और खतरे में पड़ सकती है और पहले से ही गंभीर मानवीय संकट और बिगड़ सकता है। रविवार को संयुक्त राष्ट्र में इस्राएल की कड़ी आलोचना हुई, जिसमें ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस समेत कई देशों ने नेतन्याहू की सैन्य योजना का विरोध किया, ये कहते हुए कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। संयुक्त राष्ट्र में यूरोप, मध्य एशिया और अमेरिका मामलों के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल मिरास्लोव जेंचा ने कहा, अगर ये योजनाएं लागू हुई तो गाजा में एक और बड़ी तबाही आएगी, जिसका असर पूरे क्षेत्र में फैलेगा और इससे और ज्यादा जबरन विस्थापन, हत्याएं और तबाही होंगी, जिससे वहां की आबादी का असहनीय कष्ट और बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात, जो तमाम मानवीय संगठन हैं वो इसकी सख्त शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स ऑफिस के प्रमुख रमेश राज सिंघम ने कहा कि गाजा में जो हो रहा है वो अब आसन्न भूख संकट नहीं रहा, वो अब भुखमरी है, बिल्कुल साफ और सीधी। मगर जैसे मैंने बताया दोस्तों, नेतन्याहू पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। जुल्म की तमाम हदें पार कर रही हैं, मगर यह व्यक्ति उस सोच पर चल रहा है कि मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मेरा शब्द मेरा शासन है और मैं जो मर्जी करूं, मेरे सामने संयुक्त राष्ट्र और तमाम देश बौने के बौने रहेंगे। सबसे बड़ी बात, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि नेतन्याहू क्यों बौखलाए हुए हैं, क्योंकि ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये तमाम देश फलस्तीन के वजूद को अब स्वीकृति दे रहे हैं। सही सुना आपने। और ये गजा की निगाह से आप देखें, फलस्तीनियों की निगाह से देखें तो बहुत बड़ी जीत है। मगर आप भी जानते हैं, जब धीरे 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 नेतन्याहू आम फलस्तीनियों को मौत की घाट उतार रहे हैं, अब तक करीब 65,000 लोग, सही सुना आपने, 65,000 लोगों को नेतन्याहू मौत की घाट उतार चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 के बाद पिछले 2 सालों में, या ये कहा जाए 2 सालों से कम समय में, क्योंकि अक्टूबर तो आया भी नहीं अभी 2025 में, 65,000 लोग मारे जा चुके हैं। और नेतन्याहू का यह जुल्म रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो उसे आगे बढ़ाना चाहते हैं।
दुनिया ये देख रही है और यही वजह है कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने कहा है कि हम फलस्तीन को मान्यता देंगे और इससे यह आदमी और ज्यादा बौखला गया है। सोच के भी सेहरन पैदा होती है कि नेतन्याहू के जो मंसूबे हैं, जैसे अब उनके कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, आने वाले दिनों में इसकी क्या शक्ल होने वाली है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।